फैसिलिटी मतलब आपको रहने के लिए घर दिया है, क्या बोला, रहो, पड़े रहो यहीं पे करके, ठीक है, घर में रहो, तो घर का फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलता है। तो वो कितना टैक्सेबल होगा, क्या टैक्सेबल होगा, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आप लिखोगे नहीं, अभी मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा बाद। तो देखिए, हाउस फैसिलिटी में दो पार्ट। सबसे पहले के एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है। अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो क्या होता है पता है, ये टैक्सेबल होता है। हाउस फैसिलिटी टैक्सेबल होता है एज पर लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। मींस गवर्नमेंट लाइसेंस फीस डिसाइड कर देगी और वो बताएगी, ये आपको गिवन इन द क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये जो है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उतना टैक्सेबल करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई बंदा जो है वो गवर्नमेंट है, जैसे मान लो मिलिट्री वाले वगैरह है, उनको रहने को घर मिलता है, या मान लो गवर्नमेंट टीचर्स को घर देती है, ठीक है, तो उनके लिए, या आपके जो मान लो फादर जी है वो कहीं वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको रहने के लिए घर देते हैं, तो एक लाइसेंस फीस डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस फीस डिसाइड की जाती है कि वो क्वार्टर्स वगैरह जो भी है उसमें आपको कितना जो टैक्सेबल होना चाहिए वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसमें कोई हर्डल नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और वो आपको दे रखी होती है। जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर को रहने के लिए घर दिया जाता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है लाइसेंस फीस, और वो लाइसेंस फीस जो है उतना एज इट इज आपके लिए टैक्सेबल कर देने का, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। लेकिन अगर मान लो अदर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, अदर एम्प्लॉय का मतलब बेचारे प्राइवेट एम्प्लॉय करके, ठीक है, जो अदर एम्प्लॉयज है उनके केस में क्या होगा। तो अदर एम्प्लॉयज के केस में आपको यह देखना है कि आपको जो घर दिया गया है, आपको रहने के लिए क्या दिया है, घर दिया है। आपको जो घर दिया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने भाड़े पे लेके दिया है। मींस दैट हाउस इज ओन बाय एम्प्लॉयर, मींस कंपनी का खुद का है वो घर, या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। मींस कंपनी का वो घर खुद का है या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसको भाड़े पे लेके दिया है। भाई एम्प्लॉयर ने, या तो हो सकता है एम्प्लॉयर का खुद का है, जैसे कंपनी का खुद का, रिलायंस का घर है, रिलायंस के एम्प्लॉयज को दे रखा है, कंपनी का खुद का है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने भी भाड़े पे लेके और एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है कि रहे इसमें। तो समझना, इधर देखना सब लोग, अगर मान लो ये एम्प्लॉयर का खुद का घर है, खुद का घर है और एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, इधर देखना, एम्प्लॉय के हाथ में यहां पे बाबू टैक्सेबल अमाउंट होगा एम्प्लॉय के हाथ में, दैट इज आइदर 7.5% या फिर 10% या फिर 15% ऑफ सैलरी। मीन्स सैलरी का आप 10%, 7.5% लीजिए, या फिर आप सैलरी का जो है वो सैलरी का आप 10% लीजिए, या सैलरी का 15% लीजिए। अब आप बोलोगे 7.5 कब लेना है, 10 कब लेना है, 15% कब लेना है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सिखाता हूं यहां पे नोट नंबर 1 में, और नोट नंबर 1 में कुछ मत लिखना अभी। नोट नंबर 1 कि आपको देखना पड़ेगा कि जो घर दिया जा रहा है वहां का पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितनी है। अगर पॉपुलेशन इज अप टू 10 लाख रुपीज है, सो नॉट 10 लाख रुपीज, क्या होता है 10 लाख होता है अमाउंट, नॉट अमाउंट, 10 लाख नंबर ऑफ पीपल। जहां पे घर दिया जा रहा है वहां का पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख में छोटा सा गांव रहेगा जहां छोटी सी सिटी रहेगी, 10 लाख तक पॉपुलेशन है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करने का 7.5% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर जहां पे घर दिया जा रहा है वहां का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है एंड अप टू आपका 25 लाख है, अगर 25 लाख तक है तो इसमें आपको लेना है 10%। एंड बाबू अगर वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है तो आपको लेना है 15%। देखो नॉर्मली एग्जामिनर क्या करता है, इसमें कंफ्यूजन को टालने के लिए वो जो है
वो आपको नॉर्मली बॉम्बे देता है, दिल्ली देता है, चेन्नई देता है, ऐसी बड़ी बड़ी सिटी देता है जहां का पॉपुलेशन आपका 25 लाख से ज्यादा ही होता है, तो आपको लेना पड़ता है 15% ऑफ सैलरी करके। तो नॉर्मली एग्जाम में वो क्या करेगा, करके, ठीक है, एग्जाम में वो क्या करेगा, एग्जाम में वो आपको नॉर्मली बॉम्बे देगा, दिल्ली देगा, तो आपको समझने का 15% ऑफ सैलरी है, उतना टैक्सेबल करना है। 15% ऑफ सैलरी अगर हाउस है वो ओन बाय एम्प्लॉयर है। लेकिन अगर मान लो हाउस है वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, मींस एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके और फिर एम्प्लॉय को दिया है, तो टैक्सेबल एम्प्लॉय के हाथ में कितना होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस पर्टिकुलर केस में एक चीज ध्यान रखना, आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना आएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी आइदर 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15% लीजिए, या फिर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना भाड़ा दे रहा है विच एवर इज लोअर उतना टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि अगर मान लो आपका ये जो है ये घर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके और एम्प्लॉय को दिया है, तो आपको कितना लेना है, 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है उतना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो देखिए 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं हाउस फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर रहने के लिए दिया जा रहा है एम्प्लॉय को। 2 पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाइसेंस फीस डिसाइड करेगी उतना परक्यूजिट टैक्सेबल करना है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। दूसरा, अगर अदर एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो घर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है वो ओन बाय एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके दिया है। अगर वो ओन बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का खुद का है, इफ इट इज ओन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी। क्या बोला मैंने, 7.5%, 10% और 15% ऑफ द सैलरी, 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी। बट अगर ये हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने अगर भाड़े पे लिया है और एम्प्लॉयर ने क्या किया, भाड़े पे लेके और एम्प्लॉय को दिया है, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कितना होगा, 15% ऑफ सैलरी या हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, उतना एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है इसके साथ साथ फर्नीचर भी दिया जाता है। बहुत बार घर तो दिया है बट फर्निश फ्लैट दिया जाता है, तो साथ में फर्नीचर भी दिया जाता है। तो फर्नीचर एम्प्लॉय को दिया तो ये तो यूज ऑफ मूवेबल असेट हो गई भाई। अपन ने अभी पढ़ा था कि यूज ऑफ मूवेबल असेट में क्या था कि अगर जैसे फर्नीचर दिया जा रहा है तो वो अदर असेट में जाएगा, अदर असेट में जाएगा। अगर फर्नीचर दिया जा रहा है तो फर्नीचर दिया जा रहा है तो उसमें तो मैं क्या ऐड करूंगा, ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और हायर बाय एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसके साथ में इसको इनकॉर्पोरेट करता हूं। समझना चीजों को, एक बार समझना। अब सैलरी कौन सी लेनी है मैं बताऊंगा, रुको थोड़ी देर, ठीक है। देखिए अब यहां पे आपका अगर ये सभी केसेस में, तीनों केसेस में, ये तीनों केसेस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एज वेल एज द ओन बाय एम्प्लॉयर है उसके केस में, या फिर आपका हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है इनके केस में, ये तीनों ही केस में, ये तीनों ही केस में अगर फर्नीचर ऑल्सो प्रोवाइडेड, फर्नीचर ऑल्सो प्रोवाइडेड मींस आपको घर में फर्नीचर भी दिया है, तो फर्नीचर दिया है तो आपका टैक्सेबल वैल्यू फर्नीचर का कितना होगा, तो इसको भी आप ऐड करोगे। और कितना फर्नीचर के लिए आप कितना ऐड करोगे, तो फर्नीचर के लिए 2 पार्ट, अगर वो फर्नीचर ओन बाय एम्प्लॉयर है, ओन बाय एम्प्लॉयर है, या फिर वो फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया है। अगर वो ओन बाय एम्प्लॉयर है तो आपको लेने का है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 10% ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये तो यूज ऑफ मूवेबल असेट हुआ, और हायर बाय एम्प्लॉयर है तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा दैट इज हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर करके, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, इसको जो चार्ट आपको दिख रहा है इसको एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए। सर सैलरी का बोला है, जैसे ओन बाय एम्प्लॉयर में सैलरी का आपका 7.5% और 10% और 15%, सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे,
यहां सैलरी का मतलब क्या, तो एक बात बताऊं, यहां सैलरी का मतलब थोड़ा बड़ा है। हर जगह तो सैलरी का मतलब क्या होता था कि बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, यहां पे थोड़ा अलग है। यहां पे आपका सैलरी का मतलब होता है बीडीबी एसीएम। तो सैलरी के पास में जहां सैलरी लिखा हुआ है वहां लिखिए बीडीबी एसीएम। अब आप बोलोगे बीडीबी एसीएम क्या होता है, अभी बताता हूं। और यहां पे भी जो हायर्ड बाय एम्प्लॉय में सैलरी लिखा है उसके पास में लिखिए बीडीबी एसीएम। बीडीबी एसीएम आपको सैलरी में लेना है, बीडीबी एसीएम। बीडीबी एसीएम आपको सैलरी में लेना है, बीडीबी एसीएम। अब बीडीबी एसीएम का मतलब होता क्या है, तो आप लिखिए नोट नंबर 2, साथ साथ में लिखेंगे। बोल रहा हूं बीडीबी एसीएम लीजिए। और बीडीबी एसीएम का मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूं। बीडीबी एसीएम, बी का मतलब होता है बेसिक सैलरी आपको लेना है, बेसिक सैलरी। उसके बाद डी का मतलब होता है डीए, बट डीए कौन सा लेना है पता है, इन टर्म्स वाला, इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स। उसके बाद बी का मतलब होता है बोनस, आपको बोनस लेना है। ए का मतलब होता है जो भी अलाउंसेस है वो टैक्सेबल जितना बच जाता है, अलाउंसेस जो आपके टैक्सेबल बच जाते हैं, जितना आपको एग्जेम्पशन मिलता था एचआरए वगैरह में वो लेस करने के बाद जितना टैक्सेबल अलाउंसेस बच जाता है। सी का मतलब कमीशन लेना है आपको, और कमीशन आपको ऑल टाइप ऑफ कमीशन लेने हैं। ऑल टाइप्स का मतलब होता है आपका टर्नओवर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं, टर्नओवर कमीशन एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ कमीशन। एंड एम का मतलब लेना है कोई भी मॉनेटरी आपको इनकम होती है, मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम मतलब अदर देन परक्यूजिट, परक्यूजिट नहीं लेने हैं, अदर देन पर्क्स, पर्क्स को छोड़ के। तो सैलरी का मीनिंग होगा बीडीबी एसीएम। क्या बोलेंगे, बीडीबी एसीएम, बीडीबी एसीएम, बीडीबी एसीएम, बीडीबी एसीएम। क्या बोलेंगे, बीडीबी एसीएम। कहां लिखना है, मेरे माथे पे लिख लो। पॉपुलेशन नोट 1 लिखा था उसके नीचे ही लिखोगे बीडीबी एसीएम। वहां ऊपर सैलरी को, जहां सैलरी लिखा था उसके पास में लिखा है बीडीबी एसीएम, यहां पे भी बीडीबी एसीएम। और बीडीबी एसीएम का मतलब होता है बेसिक सैलरी, बी का मतलब बेसिक सैलरी, डी का मतलब डीए इन टर्म्स, बी का मतलब बोनस, ए का मतलब अलाउंसेस, अलाउंसेस जो टैक्सेबल वाले, कमीशन में ऑल टाइप ऑफ कमीशन लेना है। और एम का मतलब मॉनेटरी इनकम बट अदर देन परक्यूजिट, परक्यूजिट नहीं। मॉनेटरी इनकम किसको बोलेंगे, जैसे आपने ओवर टाइम किया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने ओवर टाइम किया, ज्यादा घंटे काम किया तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी इनकम। कुछ मॉनेटरी इनकम मिला, दैट मॉनेटरी इनकम है। परक्यूजिट नहीं लेना इसमें, इसमें आपको परक्यूजिट नहीं लेना। ये सिर्फ हाउस फैसिलिटी के केस में आपको सैलरी बीडीबी एसीएम लेना है। चलिए अब आप एक काम करिए, नोट नंबर आप 3 लिखिए। मैं जैसे एक बार लिखवा देता हूं फिर आपको उसके बाद समझा दूंगा। लिखिए नोट नंबर, ये नोट्स क्या बोलते हैं समझना। हाउस फैसिलिटी दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन भी बोलते हैं। इसमें टैक्सेबल कितना करने का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लाइसेंस फीस क्वेश्चन में दे रखी होगी, अदर एम्प्लॉय है तो 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो। अब एक चीज समझना, 7.5% अगर पॉपुलेशन उस एरिया का अप टू 10 लाख है, 10 लाख से लेके 25 लाख है तो 10%, 25 लाख से ज्यादा है तो 15%। अब एक बात समझना, अगर हायर बाय एम्प्लॉयर है तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। और फर्नीचर भी दिया जा रहा है, फर्नीचर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, हायर बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर ले लीजिए, इसकी टोटल कर दीजिए। लेकिन यहां सैलरी का मतलब क्या, क्योंकि यहां पे 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी ले रहे हैं और उधर 15% ऑफ सैलरी ले रहे हैं। सैलरी का मतलब क्या, तो सैलरी का मतलब होता है बीडीबी एसीएम। आप कैसे याद रखोगे, बीडीबी एसीएम, क्या ऐसे याद रखो, बीडीबी एसीएम, बीडीबी एसीएम, बीडीबी एसीएम। और बीडीबी एसीएम का मतलब होता है, बी का मतलब बेसिक ले लीजिए, डी का मतलब डीए इन टर्म्स, बी का मतलब बोनस, ए का मतलब अलाउंसेस टैक्सेबल वाले, सी का मतलब कमीशन ऑल टाइप ऑफ, एम का मतलब कोई मॉनेटरी इनकम बट परक्यूजिट नहीं लेना है। मैंने कुछ नोट्स लिखवाए, तीसरा नोट मैंने लिखवाया कि परक्यूजिट्स आपको कोई कंसिडर नहीं करना इसमें बीडीबी एसीएम में। दूसरी चीज, आप बीडीबी एसीएम कैलकुलेट करते टाइम फिर सिर्फ करंट ईयर का सैलरी लेंगे। करंट ईयर का मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इस साल की बात कर रहे हो तो अगर कोई एडवांस सैलरी दी है अगले साल के लिए वो आपको नहीं लेना है, या कोई पुरानी अरियर सैलरी दी वो अभी मिली है तो वो आपको नहीं लेनी है। मतलब करंट ईयर का सैलरी आपको बीडीबी एसीएम में लेना है। एक और चीज ध्यान रखना कि बीडीबी एसीएम सिर्फ आपको उतने टाइम का ही लेना है जितने टाइम के लिए उसने हाउस ऑक्यूपाइड किया, मींस एम्प्लॉय उस घर में कितने टाइम रहा। जैसे फॉर एन एग्जांपल कंपनी ने घर दे दिया 12 महीने बट एम्प्लॉय ने उसकी चाबी ली वो सिर्फ 6 महीने के लिए ली, वो 6 महीने ही घर में रहा है
तो 6 महीने घर में रहा है तो आपको बीडीबी एसीएम जो है वो आपको 6 महीने के लिए ही लेना है। कितने महीने के लिए लेना है? 6 महीने के लिए ही लेना है। और एक और चीज समझना, जो एम्प्लॉयर का पीएफ में कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट वगैरह, वो बेनिफिट इसमें नहीं लेना है। इसमें आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ बीडीबी एसीएम तक। एज वेल एज द ग्रेचुइटी वगैरह वो सब नहीं लेना। वो तो कब मिलती है? जब रिटायर होते हो। रिटायर होते हो तो घर अपने आप गवर्नमेंट या जो एम्प्लॉयर है वो ले लेता है, उसके बाद घर नहीं देता है आपको करके, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बीडीबी एसीएम ही लेना है। लास्ट परक्यूजिट लीजिए, लिखिए परक्यूजिट नंबर 10 और उसके बाद दे रहे हैं ब्रेक करके, ठीक है। होटल बेनिफिट,